आजादी का अमृत महोत्सव, आकाशवाणी श्रीनगर की प्रस्तुति AIR नेक्स्ट। आजादी के 75 वर्ष पूर्व होने पर ये एक विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी से हर सप्ताह आपके लिए हमारे स्टेट हुकअप पर। इसमें बात करेंगे नौजवानों के साथ मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर और उनकी राय जरूर आप लोगों के साथ शेयर करेंगे कि वो इन 75 सालों में भारत के बदलते हुए अस्तित्व में अपने आप को कहां पर पाते हैं, उनके विचार और उनकी आकांक्षाएं क्या है, इन सब के बारे में मौके पे डिफरेंट कॉलेजेस में जाके, यूनिवर्सिटीज में जाके नौजवानों से बात की जाएगी और उनकी बातचीत आप सबके साथ शेयर करेंगे। तो आज का कार्यक्रम ये रहा। तू शाहीन है, परवाज है काम तेरा, तेरे आगे आसमां और भी है। ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर दोस्तों, प्रोग्राम AIR नेक्स्ट का आज का शुमारा लेकर हम हाजिर है। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त सईद नवाज शरीफ और आज के इस शुमारे में हम स्टूडियो से बाहर आ पहुंचे हैं सैम कॉलेज ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग बीरवा बड़गाम में। यहाँ पे मैंने जो आगाज में शेर बोला वो इसलिए क्योंकि इस इंस्टीट्यूशन के कुछ शाहीन हमारे साथ है जिन्होंने अपनी परवान तो भरी है। अब उम्मीद यही करेंगे और दुआ यही करेंगे कि मंजिल जो है वो कामयाबी हो। इस दुआ के साथ हम इन स्टूडेंट्स के साथ बात करेंगे और जानेंगे उनके तासुरात मुख्तलिफ मौज़ूआत के हवाले से, जानेंगे उनके तासुरात, उनके जो ख्वाब है उनके हवाले से, और भी बहुत सारी बातें होंगी और उनकी पसंद के नगमे भी हम जानेंगे और उनको आपके लिए प्ले करेंगे, उनके लिए प्ले करेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और एंजॉय कीजिए हमारा ये ट्रांसमिशन, हमारा ये प्रोग्राम AIR नेक्स्ट। तो प्रोग्राम के आगाज में हम बात करते हैं पहले शागिर्द से और उनसे जानते हैं उनका नाम। आप अपना नाम बताएं। मलिक नजीमा। तो नजीमा, आपका जो है ड्रीम क्या है, आप लाइफ में बनना क्या चाहती है? ड्रीम है कि नर्स बनना, इसलिए मैं नर्सिंग प्रोफेशन में आई हूँ। और इस प्रोफेशन के रिलेटेड और कुछ चीज़ें, कुछ बातें ऐसी जो आप करना चाहते हो अपनी सोसाइटी के लिए या फिर अपनी फैमिली के लिए, या जो हम ये कह सकते हैं कि अपनी पूरी वादी के लिए, पूरी कश्मीर के लिए? मैं कुछ अपना बिजनेस स्टैंड करना चाहती हूँ जहाँ पे मैं कुछ लोगों को एडजस्ट वहाँ पे करूँ, उनको वहाँ पे रोजगार मिल जाए। तो रोजगार के हवाले से आपने बात की है तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, चूँकि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है और आज हम देखते हैं अपने इर्द गिर्द भी जब हम देखते हैं तो बहुत सारे अनएम्प्लॉयड यूथ हमें मिलते हैं और जो रोज़गार की तलाश में रहते हैं। तो आपके हिसाब से हम पहले तो कॉजेज़ पे हम पहले बात करेंगे कि आपके हिसाब से जो कॉजेज़ है वो क्या है अनएम्प्लॉयमेंट के लिए, फिर जाके जो हम रेमेडीज़ की बात करेंगे कि क्या कर सकते हैं हम कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसको हम खत्म करें, और साथ ही साथ अनएम्प्लॉयमेंट के बहुत सारे इफेक्ट्स भी होते हैं तो आप उन पे भी थोड़ी सी और रोशनी डालें। जो यहाँ पे लेक ऑफ जॉब क्रिएशन पॉलिसी है उसकी डेफिशिएंसी है इधर पे, और यहाँ पे हालात खराब जो रहते हैं वो भी एक वजह है। यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है और जो भी एजुकेटेड यूथ है वो चाहता है कि मुझे गवर्नमेंट जॉब ही मिले, वो भी एक काज है। यूथ जो है वो बिलोंग करते हैं इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। बिजनेस जो है उसको एस्टेब्लिश नहीं कर सकते हैं वो। जो यहाँ पे स्लो ग्रोथ ऑफ द एग्रीकल्चर सेक्टर है वो भी यही है। इसमें क्या आता है कि ये जो एग्रीकल्चर ये डिपार्टमेंट है यहाँ पे ये सीजनल ऑक्यूपेशन है, ये भी एक वजह है। और मैन थिंग इज एब्सेंस ऑफ मैन पावर प्लानिंग। इसमें क्या आता है, हमें ये अच्छे से पता नहीं होता है कि हमें कहाँ पे कितने आदमी लगाने हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम कोई भी प्राइवेट सेक्टर या कोई भी गवर्नमेंट भी हमें हॉस्पिटल देते हैं, PVC देते हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर देते हैं, वहाँ पे जो जितने आदमी लगाने होते हैं, अगर कहीं पे वैकेंसी 10 है, 10 आदमी लगा सकते हैं, वहाँ पे उन्होंने 3 ही आदमी लगाए हैं। जो बाकी जो 7 वैकेंसी है वो बैठ गए इधर ही। इसकी वजह से भी बेरोजगारी है यहाँ पे। अब हम बोलेंगे कि सोल्यूशन क्या है अनएम्प्लॉयमेंट इन कश्मीर में, क्या हम करेंगे जिससे यहाँ पे ये बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल एंटरप्रेन्योरशिप।
एंटरप्रेन्योरशिप ये एक हमें जो एजुकेटेड यूथ है उनको बिजनेस प्रोवाइड करना है। जो ये एंटरप्रेन्योरशिप है, इट इज ए प्रूवन सॉल्यूशन टू कम्बैट यूथ अनएम्प्लॉयमेंट। जो यहाँ पे स्किल ओरिएंटेड कोर्सेज है वो दिया यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल इसमें क्या आता है, टेलरिंग सेंटर्स आते हैं, हॉस्पिटलाइजेशन आते हैं, और भी बहुत सारे कोर्सेज है वो दे यहाँ पे। और जो यहाँ पे टूरिज्म अंडर डेवलपमेंट है यहाँ पे, उनको ज्यादा से ज्यादा डेवलपमेंट करे, ताकि जहाँ से ये मतलब डेवलप नहीं हुए हैं वहाँ पे अगर वो डेवलप करेंगे, वहाँ पे उन लोगों को वहाँ से रोजगार मिल जाएगा, वहाँ पे ज्यादा टूरिस्ट आ जाएंगे देखने के लिए। तो समीन मलिक नजीमा ने अनएम्प्लॉयमेंट के हवाले से बात की और बहुत अच्छी बातें इन्होंने छेड़ी। अगर हम बात करें या इन्होंने जो पॉइंट्स छेड़े, तो ये चीज़ें अगर हम करेंगे तो बेशक हम जो है अनएम्प्लॉयमेंट को बहुत हद तक दूर कर सकते हैं, और जो हमारे नौजवान हैं, जो हमारे यूथ है, उनके लिए हम रोज़गार का वसीला बना सकते हैं, उनके लिए हम रोज़गार प्रोवाइड कर सकते हैं। बहरहाल प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और अपनी एक और पार्टिसिपेंट या एक और स्टूडेंट से हम बात करेंगे, उनसे भी जानेंगे और उनके तासुरात क्या हैं इस हवाले से, उनसे भी हम बात करेंगे। तो समीन एक और स्टूडेंट हमारे साथ है, उनसे उनका नाम जानेंगे। आप अपना नाम बताएं। साहिब कौर। तो साहिब कौर, आप मुझे अपनी ड्रीम के बारे में बता दें कि आप बनना क्या चाहती है और उसके लिए आपकी तैयारी क्या है। सर मेरा ड्रीम आईपीएस ऑफिसर है, और दैट्स नॉट नेसेसरी कि मैं मतलब नर्सिंग प्रोफेशन में हूँ तो फिर मेरा आईपीएस ऑफिसर ये थोड़ा डिफरेंट हो जाता, बट नहीं, मेरा ड्रीम आईपीएस ऑफिसर है। और मैं जो लोग हैं मतलब लाइक हम जिनको मेंटली अनफिट बोलते हैं, वो वगैरह लोग हैं, ओल्ड पर्सनस हैं, उनके लिए कुछ करना चाहती हूँ, उनकी हेल्प करना चाहती हूँ। जहाँ पे उनको जो चीज़ चाहिए उनको वो चीज़ प्रोवाइड करना चाहती हूँ। हर एक फैकल्टी जो भी उनको चाहिए होगा मैं वो चीज़ उनको देना चाहती हूँ। साहिब, क्या आपको नहीं लगता है कि अगर हम उनको फैसिलिटीज़ देना चाहते हैं या फिर हम उनका साथ देना चाहते हैं, उनके साथ स्टैंड होना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए एक और चीज़ है जिससे हमें स्टार्ट करना है कि हमें उनके तय जो लोगों की मेंटालिटी है उसको बदलना है। तो उसके लिए क्या सोचा है आपने? क्या आप जो है अवेयरनेस प्रोग्राम्स पे उन पे बिलीव करती है, या फिर जो सेमिनार्स है, डिबेट्स है, जिससे हम लोगों को ये बता सके कि ये भी हम में ही है और ये भी हमारे समाज का एक खास हिस्सा है? सर एज यू नो दैट हम किसी की मेंटालिटी चेंज कर नहीं सकते हैं, बट फिर भी हम अवेयरनेस उनके मतलब उनके बीच में एक अवेयरनेस ये कर सकते हैं कि ये भी हम में ही है। ज़रूरी नहीं है कि अगर एक कोई मेंटली अनफिट है, कल को हमारी फैमिली में भी ऐसा कोई हो सकता है। ये एक ऐसा नहीं है कि कोई मेंटली अनफिट है, दैट डजेंट मीन कि वो बस एक वो पर्सन है, कि ये ऐसा है कि कोई भी हो सकता है, कल को हमारी फैमिली में भी हो सकता है। इसीलिए हमें उनके एक अवेयरनेस स्प्रेड करनी है कि ये हमारे लिए कोई ये नहीं है, खतरा नहीं है, ये हमारे में ही है कि हम ही हैं, आज ये हैं कल हम भी हो सकते हैं। तो साहिब, आप रेडियो तो सुनती होंगी, तो आपको क्या लगता है कि जो रेडियो प्रोग्राम्स है वो इस हवाले से आने चाहिए, या फिर रेडियो को भी इसमें पहल करनी चाहिए, कुछ ऐसे प्रोग्राम्स लाने चाहिए जिससे जो है जो मेंटली अनहेल्दी लोग हैं हम उनकी मदद कर सके, या फिर लोगों में जो है अवेयरनेस और बढ़ा सके इस हवाले से? जी सर, ये तो है। मतलब सर रेडियो जो है वो एक अपील है और मतलब ट्रस्टेड है, लोग इस पर ट्रस्ट करते हैं कि मतलब इसमें जो इन्फॉर्मेशन होती है वो करेक्ट होती है। हाँ, तो साहिब आप हमें अपना कोई फेवरेट सॉन्ग बता दें जो हम आपके लिए और अपने लिसनर्स के लिए प्ले करें। दीवाना। तो समीन प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और अपने एक और पार्टिसिपेंट के साथ बात करते हैं, उनसे उनका नाम जानेंगे। आप अपना नाम बताएं। सर माय नेम इज सैयद अब्दुल वाहिद। तो वाहिद, आप मुझे अपनी ड्रीम के बारे में बता दें कि आप करना क्या चाहते हो, बनना क्या चाहते हो, और अगर आपने कोई ड्रीम चुना है, कोई आपने अपना एम बनाया है कि मुझे ऐसा करना है, तो क्या उसके लिए आपने किसी को देख के वो किया, या फिर जो है खुद ही में आपको ये ख्याल आया कि नहीं मुझे अपनी लाइफ में ऐसा करना है?
जी बिल्कुल सर, एज पर मैं आया हूँ एक नर्सिंग प्रोफेशन में, तो मेरा ड्रीम यही है कि मैं नर्स बनूं, क्योंकि एज वी सी दैट पिछले साल जब कोविड क्राइसिस हुए तो लोगों को अवेयरनेस नहीं थी कि क्या करना है, कैसे चलना है. सो उस टाइम में जो ये ख्याल आया कि मतलब कि अगर हमारे गांव में ही 2-4 नर्सेज होती है, वो लोगों को बताते ऐसा करना है, मतलब कि सोशल डिस्टेंस मेंटेन करनी है या हैंड वॉशिंग करनी है, जिससे हम इससे बच सकते हैं. लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे कोई नर्स नहीं थी. सो लोग वहाँ पे इतने पॉजिटिव केस आए कि फिर खुदा ही बचाए. इतने पॉजिटिव केस आए कि रहम करे अल्लाह ताला. फिर अवेयरनेस हुई लेकिन लेट आई, मगर तब तक तबाही हो चुकी थी सर. दैट्स वाई मैंने ये प्रोफेशन चुना है. तो वाहिद, आप मुझे बताएं, क्योंकि आप मेडिकल फील्ड में हैं और आज हम देखते हैं कि हमारी सोसाइटी में जो है ड्रग एडिक्शन का बहुत बड़ा मसला है और हमारी यूथ जो है वो ड्रग एडिक्टिव बन रहे हैं और बहुत ज़्यादा तादाद में बन रहे हैं. तो उसके हवाले से आपका क्या कहना है कि कौन सी काजेज ऐसे हैं जो हमारी यूथ को जो है इस मुसीबत में फंसा रहे हैं, और साथ ही साथ कौन सी चीज़ें ऐसी हम कर सकते हैं कि हम अपने बच्चों को या फिर अपने यूथ को जो है ड्रग्स से दूर रख सकते हैं? जी बिल्कुल सर, हम तो ये पहले ही जानते हैं कि जो टीन एज होती है एक स्टूडेंट या एक बच्चे में या एक स्टूडेंट में किसी भी में, उसमें वो तो या बिगड़ सकता है या तो वो कुछ बन सकता है. लेकिन उस टीन एज में करना क्या होता है, उस टाइम हम ये वो नहीं कर पाते. लेकिन मतलब कि सर हमारे पेरेंट्स जो होते हैं उनको नज़र रखनी होती है कि जो हमारे बच्चे हैं ये करते क्या हैं. जो उनको पता है कि टीन एज ऐसी एज है जहाँ पे बच्चा कुछ भी कर सकता है. उसको ये पता नहीं होता, उसको ये लगता है कि मैं सब कुछ हूँ, सब मेरी तरफ देख रहे हैं. उसको ये फर्क नहीं पड़ता है कि मेरे सामने मेरा पापा बैठा है, मैं उससे कैसे बात करूं, कैसे ना करूं, क्योंकि ये एज ही ऐसी है. लेकिन अगर हम उन पे कंट्रोल करना चाहते हैं तो ये पेरेंट का एक फर्ज है कि वो बच्चे को शाम को लाए, आओ बेटा अगर मैंने आपको दिन में 1000 रुपया दिए थे, बताओ कहाँ खर्च किए. अगर हम ये हिसाब नहीं लेंगे उनसे तो वो बिगड़ सकते हैं, दिन ब दिन वो बिगड़ सकते हैं. वो ऐसा काम भी कर सकते हैं वो कि ड्रग एडिक्ट बनते हैं, क्योंकि टीन एज ही ऐसी है कि जहाँ इंसान कुछ भी कर सकता है. और सर हमें उन पे नजर रखनी है कि वो उनके किन के साथ उठते हैं, किन के साथ बैठते हैं. उनके फ्रेंडशिप पीर ग्रुप्स होते हैं, वो हमें चेक करने हैं. उनके मोबाइल शाम को लेने, वो चेक करने हैं कि वो किस संगत में पढ़ रहे हैं. जैसे कि सर हमने उनको मोबाइल दिया है, ये हमने उनको दिया है कि आप पढ़ें, आप कुछ सीखें. लेकिन वो कुछ सोशल मीडिया पे वो ऐसे भी वीडियोस आते हैं जिनसे इंसान को माइंड डाइवर्ट होता है, और वो ही जब वो देखने लगेंगे तो ऑब्वियसली कि उनकी हालत तो खराब होनी है. वो तो वैसे वो ही करेंगे जो इनको नहीं करना है. वो सब पेरेंट पे डिपेंड है. जब पेरेंट उनसे पूछेगा कि आप कहाँ थे, क्यों थे, अगर आप गलत संगत में पढ़ रहे हो, ये नहीं करना है. लेकिन इनफैक्ट सर जब कोई बताता है कि आपका बच्चा ऐसा है, आपका बच्चा वैसा है, तो उस टाइम हम उसको सपोर्ट करते हैं, हम अपने बच्चे को सपोर्ट करते हैं. उन पे भड़कते हैं जो उन्होंने हमें बताया कि आपका बच्चा वैसा है, सुची ये करा, सुची ये करा. मगर तम साथ ये सोचान कहें कि मतलब कि यह असे खतर, यह साने खतर असल. काल सुबह हेकि प्रॉब्लम गसित मे, तिकाज सुबह कर तिस कह प्रॉब्लमा मतलब यम सत बह खजिल ग समाजस मज. मगर यह सोचनी, तम साथ कंटिन्यूअसली करान पन्निस बच्चस सपोर्ट, तो हमने पे भड़कान यम असल पोज बनान. वाहिद, बिल्कुल सही बात आपने छेड़ी है कि जब भी हमें कोई अपने बच्चों के रिलेटेड इन्फॉर्म करता है तो तब जाके हम उसी बंदे पे भड़कते हैं और अपने बच्चे को जो है चेक करने के बजाय, उसे करेक्ट करने के बजाय हम उसे और आज़ादी देते हैं और वो फिर जाके उस आज़ादी का नाजायज़ फ़ायदा उठाता है. और यहाँ पे मैं जो है हमारे जो यूथ है और हमारे जो बच्चे हैं उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि उनके जो पेरेंट्स हैं वो उनके तय बहुत सारे ख्वाब सजा के रखते हैं और हमें चाहिए कि उन ख्वाबों का हम ख्याल रखें, और जो पेरेंट्स मेहनत करते हैं, मशक्क़त करते हैं, उसका हम ख्याल रखें, ताकि आगे जाके आप अपने पेरेंट्स के लिए कुछ अच्छा कर सकें, ना कि आप अपने ही पेरेंट्स के लिए सरदर्द बने. बहरहाल प्रोग्राम में हम आगे बढ़ते हैं. आप मुझे अपना कोई फेवरेट सॉन्ग बता दें जो आपका फेवरेट सॉन्ग रहा होगा, ताकि हम आपके लिए और अपने लिसनर्स के लिए वो प्ले करें. जी सर, जब 2011 में जुबिन नौटियाल आया था इंडियन आइडल में, तो वहाँ पे उसको रिजेक्ट किया था. फिर उसी ने धमाल मचाया था जब वो 2021 में आए थे. आई वांट टू लिसन दैट सर. थैंक यू. जाना है बादल से दूर, छाया है पागल से दूर, राहें भी बेचैन है, बेपनाह ये मैल है,
मंजिल मीलों आगे, जो दिल को बोझल लागे, तो मुस्कुरा के बोलना कल को रो लेंगे। तो समीन प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और हमारे एक और जो पार्टिसिपेंट है उनसे बात करते हैं। पहले उनका नाम जानते हैं, आप अपना नाम बताएं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हुमैरा हमीद। तो हुमैरा, आप मुझे अपने ड्रीम के बारे में बता दें कि आप लाइफ में करना क्या चाहती है, बनना क्या चाहती है, और क्या आपने ये ड्रीम जो है किसी से इंस्पायर होके आपने ये चुना है, या फिर खुद ही आप इस फील्ड में आई है और कुछ करना चाहती है? जी, जैसा कि आपको पता ही है कि हम नर्सिंग कॉलेज में पढ़ते हैं, तो नर्स ही बनूंगी। सो मैंने ये इसलिए चूज़ किया है क्योंकि मैंने बहुत सारी ऐसी कंडीशंस देखी हैं जहाँ पे इलाज ठीक से नहीं हो रहा। तो मैं चाहती हूँ कि मे बी मैं अगर कुछ अच्छा करूँ, मुझे देख के दूसरे अच्छा करें, तो इस वजह से भी कहीं ना कहीं मैंने ये चूज़ किया। हुमैरा, आप मुझे बताएं कि अगर आप कॉलेज में है या फिर आपने स्टडी की है, यहाँ तक आप आई है, तो क्या आपको कभी लगा है कि जो हमारा सिस्टम है या फिर हमारी सोसाइटी है या फिर हमारी पेरेंट्स जो है वो जो है लड़कों और लड़कियों में फ़र्क करते हैं, जिसे हम जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं? तो क्या जेंडर की बुनियाद पे जो है कभी आपको ऐसा लगा है कि जो आपको मिलना चाहिए था वो नहीं मिला? या फिर आप हमें ये भी साथ में बता दें कि जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होती है उससे जो गर्ल्स है वो कितनी ज़्यादा इफेक्ट होती है, उनके कैरियर पे कितना बड़ा जो है कितना असर पड़ता है, बुरे असरात पड़ते हैं, उस हवाले से आप मुझे बताएं। सर, जैसा कि यहाँ पे सभी जानते हैं कि भेदभाव यहाँ बहुत होता है लड़कियों और लड़कों के बीच में। लड़कों को ज़्यादा राइट्स दिए जाते हैं एज कम्पेयर टू गर्ल्स। लड़कियां जो करना चाहती हैं वो कभी कर नहीं पाती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको फैमिली से भी होता है कि कहीं हमें रोके ना, ये ना करे, रोक टोक ज़्यादा होती है लड़कियों को। मतलब शाम के बाहर नहीं जाने दे, जो ही शाम होता है तो बाहर नहीं। जैसे कि हम देखते हैं अदर कंट्रीज़ में, वहाँ पे मुझे लगता है कि लड़कियों को ज़्यादा हक दिया जाता है एज़ कम्पेयर टू यहाँ। यहाँ पे अभी भी फैमिली इश्यूज़ हैं, पेरेंट्स अभी भी अनअवेयर हैं। अगर हम अवेयरनेस प्रोग्राम्स रखें तो पेरेंट्स अवेयर हो सकते हैं कि लड़कियों के भी उतने ही हक हैं जितना कि लड़कों का है। चलिए जी, आपका ये कहना है कि हमारा जो समाज है या फिर हमारे जो इर्द गिर्द के लोग हैं वो इसमें बड़ा रोल रखते हैं, और कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों से जो है गर्ल्स को महरूम रखा जाता है, और जो उन्हें मिलना चाहिए वो उन्हें मिलता नहीं है। तो मेरा आप मुझे ये बताएं कि इस मेंटालिटी से हम बाहर कैसे निकल सकते हैं, और क्या करना होगा हमें ऐसा ताकि जो हमारा समाज है वो इक्वल राइट्स दे और इक्वल अपॉर्चुनिटी दे, जिसमें स्पेशली हम पेरेंट्स से ही स्टार्ट करेंगे, क्योंकि पेरेंट्स में भी हमें देखा है कि वो जो लड़का उनका होता है तो उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं, और लड़कियों के लिए पहली बात यही रहती है कि आपको जो है आखिरकार घर ही संभालना है। तो पेरेंट्स की मेंटालिटी को चेंज करने के लिए और अपने जो समाज है उसकी मेंटालिटी को चेंज करने के लिए कौन सी ऐसी चीज़ें होनी चाहिए ताकि उस चीज़ को हम बदल सकें? सर, फर्स्टली हमें अवेयरनेस प्रोग्राम्स रखने चाहिए कॉलेज में, स्कूल्स में, हायर सेकेंडरीज में, यूनिवर्सिटीज़ में, जिसकी वजह से वहाँ पेरेंट्स भी आते हैं उन कॉन्फ्रेंस वगैरह में। तो इससे क्या होता है, पेरेंट्स अवेयर हो जाते हैं कि लड़कियों के भी उतने ही हुकूक हैं जितने कि लड़कों के हैं। सर, मेन जो काज है जो जिससे लड़कियां ज़्यादा पीछे हो जाती हैं, दैट सोसाइटी में भी लड़कियों को बहुत ज़्यादा पीछे कहा जाता है कि नहीं, लड़के ही आगे होने चाहिए, लड़का ही सब कुछ करेगा, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं वो भी एडिक्ट हो जाती हैं। लड़कियां भी ड्रग एडिक्शन करने लगती हैं। बहुत ज़्यादा अफेक्ट पड़ता है इससे लड़कियों को, क्योंकि आज अगर देखा जाए तो मुझे लगता है लड़कियां ज़्यादा बेस्ट हैं देन बॉयज़। अगर देखा जाए आईएएस के लिए यूपीएससी वगैरह क्रैक अगर करती हैं वो ज़्यादा लड़कियां करती हैं, ना कि लड़के। लड़कियों को अगर सपोर्ट मिलेगा तो वो बहुत कुछ कर सकती हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्हें सपोर्ट नहीं किया जाता। उनकी सोसाइटी में उनको नहीं कहा जाता कि आप ये करो, उनको अवेयर नहीं किया जाता। उनकी फैमिली, उनके पेरेंट्स वगैरह उनको पीछे रखते हैं। तो इससे क्या होता है, पेरेंट्स अवेयर हो जाते हैं कि लड़कियों के भी उतने ही हुकूक हैं जितने कि लड़कों के हैं। सर, मेन जो काज है जो जिससे लड़कियां ज़्यादा पीछे हो जाती हैं, दैट
सोसाइटी में भी लड़कियों को बहुत ज़्यादा पीछे कहा जाता है कि नहीं, लड़के ही आगे होने चाहिए, लड़का ही सब कुछ करेगा, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं वो भी एडिक्ट हो जाती हैं, लड़कियां भी ड्रग एडिक्शन करने लगती हैं। बहुत ज़्यादा अफेक्ट पड़ता है इससे लड़कियों को, क्योंकि आज अगर देखा जाए तो मुझे लगता है लड़कियां ज़्यादा बेस्ट हैं देन बॉयज़। अगर देखा जाए IAS के लिए UPSC वगैरह क्रैक अगर करती हैं वो ज़्यादा लड़कियां करती हैं, ना कि लड़के। लड़कियों को अगर सपोर्ट मिलेगा तो वो बहुत कुछ कर सकती हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्हें सपोर्ट नहीं किया जाता। उनकी सोसाइटी में उनको नहीं कहा जाता कि आप ये करो, उनको अवेयर नहीं किया जाता। उनकी फैमिली, उनके पेरेंट्स वगैरह उनको पीछे रखते हैं, कहते हैं कि लड़का है शायद हमें आगे काम आएगा, लेकिन उनको ये नहीं पता कि लड़कियां जो है वो हमेशा साथ रहती हैं। जैसे कि लड़कियों के दिमाग में पहले ही डाल दिया जाता है कि आपको शादी का सोचना है, जो कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि लड़कियों को भी खुद का कुछ सोचना होता है, वो भी कुछ बन सकती हैं। तो हुमैरा, आप जो है आपने बहुत अच्छी बातें की और हम एक्सपेक्ट करेंगे, उम्मीद करेंगे कि आप की बातें जो है जिन लोगों ने भी सुनी होंगी उनके जहन तक ये बातें गई होंगी और आज से वो भी अपनी मेंटालिटी को तब्दील करने की कोशिश करेंगे। तो आपसे आपका फेवरेट सॉन्ग जानना चाहेंगे। आप अपना फेवरेट सॉन्ग बता दें जो हम आपके लिए और अपने लिसनर्स के लिए प्ले कर सके। मेरा फेवरेट सॉन्ग तुम साथ हो बाय अरिजीत सिंह है। तो वैसे तो अरिजीत सबके फेवरेट है, तो चलिए आपके लिए ये नगमा हम प्ले करते हैं। आप बने रहिए हमारे साथ और एंजॉय करिए हमारा प्रोग्राम AIR नेक्स्ट। पल भर के जाओ, दिल ये संभल जाए, जैसे तुम्हें रोका करूं, मेरी तरफ आता हर गम फिसल जाए, आँखों में तुमको भरूं, बिन बोले बातें तुमसे करूं, अगर तुम साथ हो, अगर तुम साथ हो। बहती रहती नहर नदियाँ सी तेरी दुनिया में, मेरी दुनिया है तेरी चाहतों में, मैं ढल जाती हूँ तेरी आदतों में, अगर तुम साथ हो। तेरी नजरों में है तेरे सपने, तेरे सपनों में है नाराजी, मुझे लगता है कि बातें दिल की होती लफ्जों की धोखेबाजी, तुम साथ हो या ना हो क्या फर्क है, बेदर्द थी जिंदगी बेदर्द है, अगर तुम साथ हो, अगर तुम साथ हो। तो समझना, चूंकि हमारे पास और भी कुछ पार्टिसिपेंट्स हैं और भी कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनसे हम बात करेंगे और हमने पहले ही कहा कि उनके तासुरात जानेंगे, उनके कैरियर के हवाले से बात करेंगे और अभी हमारे साथ जो एक और स्टूडेंट है उनसे बात करेंगे। पहले उनका नाम जानेंगे। आप अपना नाम बताएं। अस्सलाम वालेकुम, माय सेल्फ सैयद अफशाना ज़ुहर। तो अफशाना, आप मुझे बताएं कि क्या ड्रीम रहा है आपका, आप क्या बनना चाहती है अपनी लाइफ में? मेरा ड्रीम था कि मैं डॉक्टर बनूं, बट मैंने अपना पाथवे चेंज किया तो मैं नर्सिंग प्रोफेशन में आई। कौन सी ऐसी वजूहत रही जिन्होंने जो है आपको अपना पाथवे चेंज करने पर मजबूर किया? क्या सोसाइटी थी, पेरेंट्स थे, या कुछ फाइनेंशियल इश्यूज रहे, या कोई और ऐसी बात रही जिसकी वजह से जो है आपको अपना ड्रीम ही जो है तब्दील करना पड़ा?
سر میں ریزن تو سوسائٹی ہے، کیونکہ ہمارے یہاں پہ پہلے سے ایک کنسپٹ رکھتے ہیں، چاہے لڑکا چاہے اچھا ہو برا ہو اس کو ایجوکیشن دینی چاہیے. سیکنڈ آتا ہے پھر پیرنٹس پہ. میرے پیرنٹس نے بھی یہی کسٹمرز رکھے تھے، لڑکیاں باہر نہیں جا سکتی، وہ ایسے زیادہ نہیں پڑھ سکتی، کیوں؟ لڑکیاں پرائے دن ہیں. تو شانا، یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ آپ کو جو ہے اپنا ڈریم بدلنا پڑا، آپ کو جو ہے اپنا پاتھ وے بدلنا پڑا. لیکن آپ مجھے بتائیں کہ جو آپ کو اپنی، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ راہ ہی بدلنی پڑی، تو اس سے آپ پہ کون سے اثرات پڑے اور آپ نے اسے کیسے ہینڈل کیا؟ اب آج اس کو کیسے دیکھتی ہے؟ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ وہ صحیح ہوا یا پھر غلط ہوا؟ ایموشنلی تو میں بہت بریک ہوئی تھی، پھر میں اینزائٹی پیشنٹ بن گئی. مطلب میرے ساتھ بہت ایسے، میں سوچ رہی تھی کبھی کبھی کاش میں نے زندگی میں ایک سٹیپ لیا ہوتا خود کے لیے، میں لڑی ہوتی تو آج شاید میں اس مقام پہ ہوتی. کیونکہ میں کسی کو دیکھتی مجھے ہوتا ہے، میں نے ایک رسک لیا ہوتا شاید میں آج ویسا کر پاتی یا بن پاتی کچھ. بٹ اب میں جس میں بھی ہوں میں بہت خوش ہوں، کیونکہ یہ بھی انٹر ریلیٹڈ ہے، چاہے ڈاکٹر ہو نرس ہو، پروفیشن ایک ہی ہے. مجھے اب پھر بھی پراؤڈ فیل ہوتا ہے میں لوگوں کی مدد کر پاتی ہوں، ان کو سرو کر پاتی ہوں. بٹ میں یہ چاہتی ہوں کہ ایسا نہ ہونا چاہیے سوسائٹی میں، چاہے کسٹمرز ہو، ٹریڈیشنز ہو، کہ لڑکی کم ہے لڑکا زیادہ ہے. کیونکہ ہمارے دماغ میں بچپن سے ڈالا جاتا ہے لڑکیاں پرایا دن ہیں، جو ایسا نہیں کرنا چاہیے. فیملی کو بھی سمجھنا چاہیے لڑکی بھی ہیں، اس کے بھی جذبات ہوتے ہیں. اور میری سب سے یہ گزارش ہے خاص کر پیرنٹس سے، چاہے لڑکی ہو یا لڑکا ہو، ان کو ایکول رائٹس دو، ان کو پڑھنے کا موقع دو، چاہے وہ جو بھی بننا چاہے. جیسے کہ میں ہوں، میں اب جس فیلڈ میں بہت خوش ہوں، کیونکہ مجھے گرو فیل ہوتا ہے اگر میں کسی کے کام آتی ہوں یا کسی کو مجھ سے راحت ملتی ہے. تو اگر کوئی اب کرتا ہے اپنی پاتھ وے چینج، پھر وہ ڈپریس ہوتے ہیں، سیڈ ہوتے ہیں، اینزائٹی پیشنٹ بنتے ہیں، وہ آگے نہیں بڑھ پاتے ہیں. وہ جس مقام پہ بھی ہیں، جس کام میں ہیں، ان کو اپنے آپ پہ پراؤڈ فیل کرنا چاہے، اپنا گڈ دینا چاہے کہ نہ میں جس کام میں ہوں میں اسی میں اب اچھا کروں. تو سامعین، افشانہ کی بات سن کے ہمیں اتنا تو سمجھ آ گیا کہ ہمارے جو پیرنٹس ہے یا پھر ہماری جو سوسائٹی ہے ان کی مینٹالٹی کو چینج کرنے کی بڑی ضرورت ہے. تبھی جا کے جو ہمارے سماج کی لڑکیاں ہیں وہ اپنے حساب سے اپنے من پسند فیلڈ میں جا کے ہمیں جو ہے ایک بہتر، ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک سوشل سرونٹ دے سکتے ہیں. کیونکہ جب ہم آل اوور دیکھتے ہیں تو جتنے بھی ہمارے امپلائیز ہیں وہ سوشل سوسائٹی کو ہی سرو کرتے ہیں، اور ہمیں چاہیے کہ انہیں بھی موقع دے اور اپنے حساب سے جو ہے اپنا فیلڈ انہیں چننے کا موقع دے تاکہ وہ ہمیں بہتر سرو کر سکے. لیکن ساتھ ہی ساتھ جو اسٹوڈنٹس ہیں ان سے بھی ہم گزارش کرنا چاہیں گے کہ اگر ان کے ساتھ کبھی کچھ ایسا ہوتا ہے تو وہ بریک فیل نہ کرے، بلکہ کوشش یہ کرے کہ جو بھی فیلڈ انہیں ملتا ہے، کوشش یہ کرے کہ جو بھی پروفیشن، وہ پھر جس بھی پروفیشن میں جاتے ہیں تو کوشش یہ کرے کہ اپنا 100% دے، اور کوشش یہ کرے کہ اس میں اپنا ایک نام کرے، اپنا ایک مقام کرے. تو سامعین، پروگرام AIR نیکسٹ کے آج کے شمارے میں ہم آئے تھے سیم کالج آف ایجوکیشن اینڈ ٹریننگ بیروا بڈگام، اور یہاں پہ ہم نے کچھ اسٹوڈنٹ سے بات کی ان کے ڈریمز کے حوالے سے. چونکہ نوجوان جو ہے ان کے خواب ہمارے لیے بڑے ضروری ہے، وہ زندگی کو کس نظریے سے دیکھتے ہیں اور وہ زندگی میں کیا کرنا چاہتے ہیں، یہ جو ہے پورے سماج کے لیے، پورے ملک کے لیے بڑا ضروری بنتا ہے. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے ہماری توجہ جو ہے بہت سارے ایسے معاملات کی طرف دلائی. دیجیے اپنے میزبان سید نواز شریف کو اجازت. اللہ حافظ و ناصر. آپ سن رہے تھے AIR نیکسٹ کا آج کا یہ کاریکرم. آج کا کاریکرم بس اتنا ہی. اگلے سپتہ ہمارا ایک اور آکاشوانی کا اسٹیشن آپ کے ساتھ جڑ جائے گا، یوتھس کے ان اوپینینز اور ان کے آؤٹ لک کے ساتھ جو بتائیں گے کہ آزادی کے اس امرت مہوتسو میں ان کی سوچ کہاں پر ٹھہرتی ہے اور ان کے فیوچر پلانز اور آگے دیش کی ترقی کے لیے کیا کرنا چاہتے ہیں وہ شیئر کریں گے. دیجیے اجازت. خدا حافظ.